ओके, तो थर्मोडायनेमिक की जो आज पहली जो क्लास है उसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो जो थर्मोडायनेमिक है वो स्टार्ट करने से पहले ये जो चीजें हैं अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि ये चैप्टर बहुत आसान और इंटरेस्टिंग भी लगे। कुछ टर्म है, पहले मैं सारी सारी जो टर्म है वो लिखवा देता हूँ। जैसे इस पूरे चैप्टर में पी रिप्रेजेंट करेगा आपको, कैपिटल पी प्रेशर को। ठीक है, ये प्रेशर है। वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। ये वो चीजें हैं जो आसान है और आपको पहले से ही पता है। तो कुछ नई जो चीजें आएंगी वो भी मैं आपको बताता रहूंगा इसमें। केशव खत्री, रेज योर हैंड। 1 2 3। हाँ, केशव खत्री। जस्ट ए मिनट भाई, ये अभी जितने जो आए हुए हैं। ओके केशव खत्री, आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो हो गया। केशव खत्री, आपका चैप्टर नंबर 3 हो गया यहाँ पे। भैया यहाँ पे नहीं हुआ। चलो ठीक है ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना जो भी मैं चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा एस जो अभी नई नई टर्म है इनको देखना, ये एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। एंथैल्पी होती क्या है, एंथैल्पी सब समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा पहले तो ये लिख लो, यू जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को। ठीक है ना, एनर्जी के लिए ई का वेट मत करना, यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा इस चैप्टर में। अच्छा इसके अलावा एस, एस जो है वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेगा इस चैप्टर में, एंट्रोपी। इसके अलावा एंट्रोपी के अलावा जो जी है ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी। इसको नॉर्मली फ्री एनर्जी बोल देते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अच्छा इसके अलावा सी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। अच्छा इसके अलावा सी एस जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके अलावा सी एन जो है ये मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा इसके अलावा सी एन भी हो गया यहाँ पे। सीपी जो है इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा सीवी जो होता है वो क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके अलावा क्यू, क्यू को बोलते हैं नॉर्मली हीट। ठीक है ना, क्यू जनरली क्या बोलता है, हीट। अब यहाँ पर क्यू पी आ जाए तो समझ लेना हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज योर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा क्यू वी अगर आ जाए तो इसे बोलते हैं हीट, वही एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कुल मिला के इस चैप्टर में इतनी टर्म इस्तेमाल होंगी, इनसे एक टर्म ज्यादा नहीं होगी, एक टर्म कम नहीं होगी। ठीक है ना, इतनी ही टर्म इस्तेमाल होने वाली है इस चैप्टर में। अब इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। इस चैप्टर में सबसे पहले जो आता है वो है आपका थर्मो। थर्मो यानी टेम्परेचर से रिलेटेड है। अच्छा, अर्णव गुप्ता को भी ऐड कर दिया, सानिध्य आप यही कह रहे होगे शायद। तो थर्मो डायनेमिक, थर्मोडायनेमिक जो है ये कन्वर्जन ऑफ हीट है। एक हीट दूसरी हीट में कैसे ट्रांसफर होती है, थर्मोडायनेमिक। ठीक है ना, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और उसका इंटर कन्वर्जन, एंड देयर इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। एक ही एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे ट्रांसफर होती है, बड़ा सिंपल मैं बताता हूँ। अगर आप अपने हाथ को ऐसे रब करते हो तो मैकेनिकल एनर्जी हीट में ट्रांसफर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फैन के लिए स्विच ऑन करते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर वगैरह वो सब इसमें पढ़ा जाएगा। थर्मोडायनेमिक की सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने बताई है। एक होता है सिस्टम, सिस्टम। एक होता है सराउंडिंग,
सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, मान लो आप अपनी लैब में एक टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये टेस्ट ट्यूब क्या है, आपका सिस्टम है जिसमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और इसको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया जो बच गई वो आपकी क्या है, सराउंडिंग है। तो कुल मिला के सराउंडिंग और सिस्टम को अगर मैं ऐड कर दूं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो ये बन जाएगा आपका क्या, यूनिवर्स। अब डेफिनेशन आपको बहुत आसान लगेगी, पहले मैं सिस्टम की बोल रहा हूँ। सिस्टम, द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का वो पार्ट है जहां आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो अंडर ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है ना, इसे कहते हैं सिस्टम। सराउंडिंग क्या हो गया, अब सराउंडिंग की डेफिनेशन होगी भाई इसको छोड़कर, ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को छोड़कर जो बच गया यूनिवर्स का हिस्सा, वो सराउंडिंग है। जैसे द सराउंडिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है। यानी सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दे तो आपको क्या आ जाएगा, यूनिवर्स। अब इसके अलावा जो सिस्टम है वो तीन तरह के होते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम। नंबर 1, अगर मैं कहूँ टाइप ऑफ सिस्टम में, तो नंबर 1 पे है आपका ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। नंबर 2 पे है आपका क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और नंबर 3 पे है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ोगे तो मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो, तो स्टार्ट करें। तो नंबर 1 है क्या, ओपन सिस्टम। और किसे कहते हैं ओपन सिस्टम, भाई ऐसा सिस्टम जैसे आपका चाय का कप, इसमें गर्म चाय है, ठीक है ना, हॉट कॉफी इन एन ओपन फ्लास्क को कहते हैं ओपन सिस्टम। इसमें होता क्या है कि आपकी हीट और एनर्जी दोनों की दोनों सराउंडिंग से क्या हो सकती है, एक्सचेंज, हीट और एनर्जी दोनों, ठीक है। तो ओपन सिस्टम उसे बोलेंगे जहां पर आपका मैटर और एनर्जी दोनों की दोनों ट्रांसफर हो सकती है। कहाँ, सराउंडिंग के साथ। बड़ा सिंपल, जैसे आप गर्म चाय का कप एक रखते हो, तो आपने देखा होगा कि 1 घंटे के बाद वो चाय ठंडी हो जाती है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होगी। और आपने देखा होगा, अगर आप इतनी चाय रख के गए हो यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आके देखते हो तो ये चाय का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, इतनी चाय का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, इतनी चाय रह जाती है। चाय रखी तो उतनी है लेकिन इतनी रहती है, हल्का सा लेवल डिक्रीज होता है, उसका कम हो जाता है, कभी नोटिस करना, ठीक है ना। इसे कहते हैं कि मैटर भी एक्सचेंज हो गया सराउंडिंग के साथ। जो भाप उड़ती रही ना लगातार, गर्म भाप, तो उसमें वो मैटर भी, चाय का क्या, ट्रांसफर हो गया। तो इसीलिए ओपन सिस्टम कहते हैं इसको। हॉट कॉफी इन एन ओपन फ्लास्क। डेफिनेशन, a system which can exchange matter as well as energy with surrounding is called open system. एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बोल दिया क्या, हॉट कॉफी इन एन ओपन फ्लास्क, ओपन फ्लास्क, ठीक है ना, ये है आपका ओपन सिस्टम। इसी तरीके से एक है आपका क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होगा, ये है आपका नंबर 2, क्लोज्ड सिस्टम। भाई इसमें क्या होगा, अब की बार जो कॉफी है वो आपने कैसे रख रखी है, एक कंटेनर के अंदर बंद है, इस तरीके से रख रखी है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसके अंदर ये बंद है। अब कंटेनर कौन सा है, जो स्टील के बर्तन होते हैं वो चारों तरफ से क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो स्टील का कोई कंटेनर, डोली, ठीक है ना, उसके अंदर आपका ये है हॉट कॉफी, उसके अंदर है, ठीक है ना, डोली होगी, जैसे क्लोज कंटेनर स्टील के। अब बताना एक बार ध्यान से, क्या ये मैटर और एनर्जी में से अब पूरी तरह बंद है तो मैटर एक्सचेंज हो जाएगा सराउंडिंग के साथ? आंसर है नो, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बट एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। हाँ, 1 घंटे के बाद वो जो चाय है डोली के अंदर वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, यस, एनर्जी एक्सचेंज, बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। डेफिनेशन क्लोज सिस्टम की,
क्या है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन है क्लोज सिस्टम, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट not matter with surrounding is called closed system. It can exchange matter energy but not matter with surrounding. This is called closed system. एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है हॉट कॉफी इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। तो यहाँ का जो एग्जाम्पल है वो है हॉट कॉफी इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। इसे बोलते हैं क्या? क्लोज फ्लास्क को मैं स्पेशल बोलूंगा स्टेनलेस स्टील इसे कहते हैं। तो ये था आपका ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के अलावा अपना हैंड रेज करना, अगर कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। यस ऋतिक, बताइए व्हाट यू वुड लाइक टू आस्क। भैया थर्मोडायनेमिक्स और सिस्टम फिर से बता दो, वो भैया डिस्कनेक्ट हो गया था। भाई जो ये डिस्कनेक्ट हुआ ना, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना। एक बार मैं ना क्लास खत्म होने के बाद ही बात करूंगा आपसे। क्या है, हाँ ऋतिक। जी भैया। ऋतिक, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो इसकी ना रिकॉर्डेड क्लास होती है अपनी ना, वो रिकॉर्डेड क्लास देखो और वहां से करो। और ये बार बार रेज हैंड करने का जो सिस्टम है ना, ये आगे से नहीं होना चाहिए। एक बार दो बार भाई मेरे को दिखता है वो रेज हैंड, ऐसे तुम बार बार करते रहोगे। कोई खेल थोड़ा ना चल रहा है यहाँ पर, बैठ के आराम से हम खेल खेलेंगे। रेज हैंड 8 बार 10 बार 15 बार वो दिखता है मेरे को रेज हैंड। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी चीज पूछनी है तो एक बार रेज हैंड इनफ है। ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर आपका नेट डिस्कनेक्ट होता है किसी का भी, तो इट्स योर प्रॉब्लम। और अगर वो डिस्कनेक्ट होता है तो इसकी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो वहां पे जाओ और उसको देखो अच्छी तरह से। ये बार बार हैंड रेज करने का जो सिस्टम है ये भूल जाओ, थोड़ा सा बचपन है ना उससे बाहर निकल जाओ। 12th क्लास में बच्चे कितनी सिंसियरिटी से पढ़ते हैं, कभी ऑब्जर्व करना, कभी पूछना उनसे। तो अगर आपने सिंसियरिटी यहाँ नहीं दिखाई ना, तो यहाँ 12th तो छोड़ो 11th में भी जगह नहीं मिलेगी। वैसे भी ओवर क्राउड है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सिंसियरिटी से पढ़ना। इफ यू डिस्कनेक्ट योर नेट देन रिकॉर्डेड क्लास ऑल्सो अवेलेबल, वहां देखो। नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखना इसको अच्छी तरह से। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज को? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर 3 इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे क्या चीज एक्सचेंज हो सकती है। देखो, एक थर्मस फ्लास्क आपने देखा होगा, थर्मस फ्लास्क। तो इस थर्मस फ्लास्क में, थर्मस तो सभी ने देखा ही होगा, उसकी बॉडी अलग होती है, वो स्टील की बॉडी नहीं होती। वो चारों तरफ से कुछ इस तरीके से बंद होती है उसकी बॉडी, इस तरीके से। ठीक है। और उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्या चीज एक्सचेंज हो सकती है? तो भाई उसमें जो चीज एक्सचेंज होगी, ये पूरी तरफ से चारों तरफ से क्लोज है थर्मस। तो यहाँ पे ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता सराउंडिंग के साथ, क्रॉस लग गया, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती सराउंडिंग के साथ, यहाँ भी क्रॉस लग गया। ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम जहां पर नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन ट्रांसफर टू सराउंडिंग, एक्सचेंज हो ही नहीं सकती, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और मैंने बता दिया पहले ही। एग्जाम में अगर अब तक कुछ आएगा तो आइसोलेटेड सिस्टम ही आता है, डेफिनेशन 1 मार्क। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ? ऐसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन क्या हुई? ए सिस्टम विच can neither exchange energy nor matter with surrounding is called isolated system. And the example is hot coffee in a thermos flask, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है।
नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। तो उम्मीद है आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऋतिक ध्यान से देख लेना भाई। इस पर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम था, क्लोज सिस्टम, और दूसरा क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम। बड़ा सिंपल वे में इसको एक्सचेंज किया गया है, मैटर एनर्जी, मैटर एनर्जी, मैटर एनर्जी। क्या दिखाया गया है इसमें कि भाई अगर ओपन सिस्टम है तो ये दोनों करेक्ट, टिक। क्लोज सिस्टम है तो मैटर और एनर्जी में से एनर्जी कैन एक्सचेंज बट मैटर क्लोज। आइसोलेटेड सिस्टम में ये दोनों ही क्लोज, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइसोलेटेड आता ही आता है। आगे चलते हैं कहानी में। तो भाई इसकी कहानी में अगर मैं और आगे प्रोसीड करूं तो अब हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। आज की क्लास डेफिनेशन की क्लास है, तो ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल सेक्शन भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एक होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो तरह की है। नंबर वन, दिस इज नंबर वन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है, मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा इस बात को। जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती, डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, तो वो कौन सी होगी आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ एक्सटेंसिव की। These are the property of the system whose value depend on the amount of substance। अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी सुनते रहो। जो अमाउंट पे डिपेंड होती है वो एक्सटेंसिव होती है, और जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती वो इंटेंसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मास, ठीक है, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी, ठीक है। मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी और नंबर ऑफ मोल, एन इज नंबर ऑफ मोल, यू नो वेरी वेल। ये क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो किस पे डिपेंड होती है, अमाउंट पे। और एक और ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, यानी इनको ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीकर में कितना, 20 ml सब्सटेंस है, लिक्विड है, और दूसरे बीकर में 10 ml है, ठीक है ना। ये 20 ml, ये 10 ml लिक्विड है, ठीक है ना। तो ये क्या दे रखा है, दोनों का वॉल्यूम। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो बताओ आंसर क्या आएगा। भाई सीधी सीधी सी बात है, आंसर आएगा 30 ml। यानी ये प्रॉपर्टी एडिटिव है। देखो वॉल्यूम दोनों को ऐड करा तो क्या ऐड हो गया, 30 ml। इसी तरीके से मान लो एक का मास है, एक का मास है 3 ग्राम और एक का मास है 5 ग्राम। आप ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 ग्राम हो गया ना ऐड। वैसे ही अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती, नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती। मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं इसकी। These are the property of the system whose value is independent, independent यानी not depend on the amount of the substance is called intensity। अब देखना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, जैसे टेम्परेचर, जैसे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, जैसे प्रेशर, जैसे डेंसिटी, डेंसिटी। आपको सारी याद नहीं करनी, दो दो तीन तीन याद कर लो, बहुत है, इतनी बहुत है, ठीक है ना। जैसे मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। ये सारी की सारी इंटेंसिव है। अब देखो खेल देखना भाई, एक लिक्विड है, इसका टेम्परेचर है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस,
दूसरा लिक्विड है, इसका टेम्परेचर है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अगर मैं इन दोनों लिक्विड को मिला दूं, दोनों लिक्विड को मिला दूं, ये मिला दिए मैंने दोनों लिक्विड, ये ए लिक्विड, ये बी लिक्विड, ये ए प्लस बी लिक्विड, ये दोनों लिक्विड मिला दिए, तो क्या टेम्परेचर 50 प्लस 30 80 डिग्री हो जाएगा क्या? सोचने वाली बात है। एक लिक्विड है, वाटर ले सकते हैं, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, इसका 30 डिग्री है, अरे मैं दोनों मिला दूं तो क्या 80 डिग्री हो जाएगा क्या? रेज योर हैंड, ये टेम्परेचर अप्रोक्स कितना होगा? रेज योर हैंड। यस, लक्ष्य है, बताइए कितना होगा टेम्परेचर? भैया 30 to 50। वेरी गुड, इसका टेम्परेचर जो है वो 30 से 50 के बीच में होगा। तो क्या ये एडिटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, ये ऐड नहीं हो रही, इसीलिए इसके लिए क्या लिखते हैं, ये एडिटिव है तो ये नॉन एडिटिव, इसके लिए नीचे हम लिखेंगे ये नॉन एडिटिव, ये ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, अब एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, और अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे जैसे एक तो ले लिया मैंने हनी, हनी शहद, ठीक है ना, और एक ले लिया मैंने मिल्क, ये मिल्क है। तो अब मैं इन दोनों को मिला दूं तो मान लो इसकी हनी यानी शहद की जो विस्कोसिटी थी वो कितनी थी, 5। विस्कोसिटी की एसआई यूनिट याद होगी आपको, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पॉइस बोल लो। इसकी 5 है विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी है 2, ठीक है ना, इसकी विस्कोसिटी है 2। अरे तो क्या ऐड कर देंगे तो विस्कोसिटी 7 हो जाएगी क्या? मतलब और भी गाढ़ा हो जाएगा ये तो चलो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन, ये भी विस्कोसिटी है, इसकी 2 है, ये कम गाढ़ा होता है मिल्क। दोनों को ऐड कर दोगे तो या ये और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा क्या? ये एडिटिव है? नहीं, हनी जो गाढ़ापन है वो मिल्क में डालने के बाद कम हो जाएगा, डिक्रीज द विस्कोसिटी, यानी अब जो आंसर आएगा वो 2 से 5 के बीच का होगा विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन। ठीक है, तो विस्कोसिटी आपको याद होगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट है। जिन बच्चों को अभी भी ये यूनिट याद नहीं हुई है तो भाई भविष्य खतरे में है, इनको याद कर लो, क्योंकि मैंने कई बार बोल दिया सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, इसकी एसआई यूनिट, इसका टेम्परेचर पर इफेक्ट, इसी तरह से विस्कोसिटी, इसकी एसआई यूनिट, इसका टेम्परेचर पर इफेक्ट एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, तो भूलना मत इनको। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अगले हिस्से पे। इसके इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो अब मैं यहाँ थोड़ा और इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपका। ये है आपका टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस। इसमें 7 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जिनमें से पहली प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? रेज योर हैंड। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? यस निखिल बताइए। भैया टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बिल्कुल, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से नंबर 2 है आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें कांस्टेंट होता है आपका प्रेशर। इसी तरीके से होता है नंबर 3 आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें कांस्टेंट होता है आपका क्या? वॉल्यूम। अब यहाँ पर आती है नंबर 4 पे जो इम्पोर्टेंट है, आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है आइसोथर्मल प्रोसेस की? भाई ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अब नंबर 4 पे आती है एडियाबैटिक प्रोसेस।
एडियाबेटिक प्रोसेस। ये अगली डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। एडियाबेटिक प्रोसेस भाई कैसी प्रोसेस? ऐसी प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग, डज नॉट एक्सचेंज, डज नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कुछ कुछ आइसोलेटेड आपको दिखाई देगा, आइसोलेटेड में क्या था, ना तो मैटर एक्सचेंज होती ना एनर्जी, बट यहाँ एनर्जी के बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ हीट के बारे में बोल रहा है, डज नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग। ठीक है। नंबर 5, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसी चीजें बताओ अपनी लाइफ में जो रिवर्स हो सकती हैं। कुछ चीजें हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे पेड़ जो होता है, पौधा होता है, उसका अगर कोई ब्रांच आप काट दोगे तो उसकी जगह नई ब्रांच उग जाएगी। ऐसी प्रोसेस के अपनी लाइफ में एग्जाम्पल बताओ जो रिवर्स हो सकती है। ठीक है ना, तो दोबारा आप ला सकते हो एक बार अगर वो चली जाए तो। क्या बात है, इसके एग्जाम्पल आगे आ भी गई इतनी जल्दी। यस अपूर्वा बताइए। अगर लिजर्ड का सर, अगर उसका टेल कट जाता है तो रिग्रोथ हो जाता है। किसका? लिजर्ड का। वेरी गुड, ये अच्छा एग्जाम्पल है। नितेश आप बताइए। भैया आइस का मेल्ट होना और फिर वाटर में फिर वापस वेरी गुड वेरी गुड। आइस अगर मेल्ट हो जाए ना तो वो दोबारा से आइस बन सकती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। निखिल आप बताइए। भैया एक हमने वो पढ़ा था इसमें कि हमारा होता है वो NaHCO3, हम लोग जब फॉर्म करते हैं वॉशिंग सोडा, तो उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल होती है इसकी फॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये केमिकल रिएक्शन है और ये भी रिवर्स होती है, ये भी कंसिडर, केमिकल रिएक्शन भी कंसिडर की जाती है इसमें रिवर्सिबल में। और बताइए सानिध्या। सर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। यस। हाँ, उसको प्रोसेसिंग करके रिवर्स कर सकते हैं। वेरी गुड, ये भी ठीक है। अर्णव बताइए। यस अर्णव बताइए। बहुत होगी इतनी तो, चलो ठीक है। अर्णव की अभी तक आवाज मतलब ऑडिबल नहीं है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी होती हैं जो रिवर्स हो सकती हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे हमारा अगर कोई हाथ कट जाए तो अब ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर कोई आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ सर, एग्जांपल दे दो सर। हाँ बोलिए। रेन, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू रेन एंड देन वेपर्स ये एंड भी देन ये भी है, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। ठीक है ना, वेपर बनना और वेपर से दोबारा से लिक्विड बनना, ये भी रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में जैसे कोई कागज जल जाए, इरिवर्सिबल है। कैंडल अगर पूरी खत्म हो जाए तो दोबारा कैंडल नहीं बन सकती, वो इरिवर्सिबल है। ठीक है ना, हमारा कोई हाथ कट जाए, इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और वो तीसरा लॉ है थर्मोडायनेमिक का। थर्मोडायनेमिक बेसिकली 3 लॉ है। ठीक है ना, इसमें से तीसरा लॉ सबसे कहते हैं कि मुश्किल है, लेकिन आप बताना, तीसरा नहीं दूसरा लॉ जो कहते हैं सबसे मुश्किल है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है वो लॉ। हिंदी में अगर उसको आप समझोगे तो ये है, जैसे झरना ऊपर से नीचे गिर रहा है, पानी का झरना। ठीक है, कई जगह देखा भी होगा किसी ने, जैसे रेनफॉल नहीं, वाटरफॉल कहते हैं। तो झरना जब ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो वो जो गिरा हुआ पानी है ना वो ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब वैसे जो गिर रहा है। अच्छा, आप टंकी में, अपनी छत पे जो टंकी है उसमें पानी भरते हो, तो वो पानी ऊपर जा गया हुआ पानी एक बार गया ना, अब उसको नीचे ऑन कर दो, वो अपने आप नीचे आ सकता है। ठीक है ना, वो तो ठीक है, वो तो रिवर्स क्या नाम है, नॉर्मल प्रोसेस है।
तो अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। पानी को आप नीचे से टंकी से मतलब मोटर से ऊपर ले जाते हो, आप नॉर्मल नहीं ले जा पाओगे उसको ऊपर। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, झरना ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, ये तो चलो ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये ऊपर नहीं जा सकता जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज ना किया जाए। समझना एक बार ध्यान से, ऊपर से नीचे गिर रहा है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो अपने आप हो रही है इस वर्ल्ड के अंदर चीजें, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। जैसे जो समुद्र के किनारे पर जो वो वेव आती है ना, वो किसी ने खटका ऑन करके नहीं छोड़ा कि ऑन कर दिए अब वेव आएंगी। कभी आप बीच पे जाओ तो आप देखोगे दिन रात 24 घंटे वो वेव आती ही रहेंगी लगातार। इतनी बड़ी बड़ी वेव, इतनी बड़ी बड़ी हैवी वेव आती ही रहती है लगातार। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। झरना ऊपर से नीचे गिर रहा है, किसी ने ऑन करके, इंसानों ने कोई खटका ऑन नहीं दबाया कि वो अपने आप गिरेगा। स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप ही होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती जब तक कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, जैसे मोटर का इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है ना। गिरता हुआ पानी गिरता ही रहेगा। अगर आपको ऊपर चढ़ाना है तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी यूज करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, which will be explained after some topic. Reversible process. Reversible process की definition क्या है? बड़े सिंपल, the process in which direction may be reversed at any stage of small change, ठीक है ना। डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है, irreversible. The process in which a reversible process cannot be carried out with a small change in temperature and pressure, यानी एक बार होगी तो वो होगी रिएक्शन, दोबारा नहीं जा सकती वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। डेफिनेशन बहुत आसान है इसकी। लास्ट है साइक्लिक प्रोसेस, इसको भी देख लो। साइक्लिक प्रोसेस बड़ी सिंपल। साइक्लिक प्रोसेस क्या? द प्रोसेस इन विच ए सिस्टम अंडरगो सीरीज ऑफ चेंज। जैसे ए है, ए से बी बना दिया, बी से सी बना दिया, सी से डी बना दिया, फिर एकदम से डी से क्या बना दिया? ए बना दिया। कई सारे चेंज लाए लेकिन दोबारा से ए बन गया। दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। तो मैं डेफिनेशन एक बार इसकी जो है वो रिपीट कर देता हूँ। क्या है साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस इन विच ए सिस्टम अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंज, ये देखो चेंज, एंड अल्टीमेटली चेंज रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट। ये ओरिजिनल स्टेट में दोबारा आ गई। इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। हालांकि जब एग्जाम्पल के थ्रू, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, एग्जाम्पल के थ्रू जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें बड़ी आसान लगेंगी। तो फाइनली आज का एक लास्ट टॉपिक में डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद ये चैप्टर को हम कल से अच्छी तरह स्टार्ट करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा। नाम है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन ये तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन, एक पर्सन 7th फ्लोर पे खड़ा हुआ है, एक इंसान 7th फ्लोर पे है, ऑन द 7th फ्लोर। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, 4, 5, 6, 7 पे खड़ा हुआ है। दिस इज स्टेट फंक्शन। जो स्टेट पे डिपेंड होती है, डजंट मैटर कि वो 7th फ्लोर पे कैसे गया, स्टेयर से गया, स्टेयर से गया या फिर लिफ्ट से गया, कैसे गया डजंट मैटर। स्टेट क्या है वो मैटर करती है। अब इसको थोड़ा सा, ये तो जनरल लाइफ में बता दिया, मैं वैसे बताता हूँ। बीकर में पानी है, पानी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टेट क्या है कि इसका टेम्परेचर 70 डिग्री है। पाथ की टेम्परेचर 70 डिग्री कैसे करा? आपने ओवन में रखा था, आपने गैस पे गर्म किया, आपने बर्नर पे गर्म किया, ये सारे पाथ हैं। आप स्टेयर से गए ऊपर, आप लिफ्ट से गए ऊपर, आपने रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ गए, ये पाथ हैं। तो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, डजंट मैटर कि उसका रास्ता क्या था, पाथ क्या था, ठीक है ना। इट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। डेफिनेशन देखना एक बार ध्यान से। डेफिनेशन है स्टेट फंक्शन की, एक स्टेट फंक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depend on only upon the state of the function, does not depend upon the path by which that state is reached। पाथ पे डिपेंड नहीं होता।
तो किस पे डिपेंड होता है ये? इट डिपेंड ऑन द स्टेट, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो जो स्टेट पे डिपेंड होता है और पाथ पे डिपेंड नहीं होता, उसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन भी ये बोल रही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा मैं 2 चीज छोड़ दी थी, वो भी इंपोर्टेंट है, याद कर लेना भाई अच्छी तरह से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड होती है एक्सटेंसिव, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था आपका स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसकी एग्जांपल मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2-2, 3-3 एग्जांपल जरूर कर लेना। स्टेट का जो एग्जांपल है प्रेशर, वॉल्यूम, और एक और है इसमें टेम्परेचर। ठीक है, तो जितने भी नोट्स हैं आपके, आपको जो नोट्स हैं डेफिनेशन लिखनी है, तो वो जगह आपको दिखा देता हूँ मैं। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सेंड कर दिए हैं, ये प्रॉपर नोट्स हैं टॉपर के, तो इसका आप पूरा यूज कर सकते हो इस नोट्स का। ये है कि आपको ये सारी डेफिनेशन वगैरह जो है समझ में आ जाएगी। ये थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक। सिस्टम क्या होता है, आज सारे जो भी हमने पढ़े हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिस्टम क्या है? ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है? द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स जो बच गया, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, इज कॉल्ड सराउंडिंग। दोनों का सम करेंगे यूनिवर्स आ गया। टाइप ऑफ सिस्टम, एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ, जैसे हॉट कॉफी इन एन ओपन फ्लास्क या फिर कप। अच्छा, क्लोज सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है? हॉट कॉफी इन ए क्लोज फ्लास्क या स्टेनलेस स्टील। अच्छा, और इसके बाद हमने पढ़ा था आइसोलेटेड सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट था। ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मैटर ना एनर्जी कुछ एक्सचेंज नहीं होता, जैसे थर्मस फ्लास्क है। आपका पानी थर्मस फ्लास्क में 8 घंटे भी कैसा रह सकता है? गर्म रह सकता है। ठीक है ना? तो अर्ली इन द मॉर्निंग और सोते समय लेट इन द नाइट आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, जो थोड़ा सा वार्म पानी पीना चाहिए। उसके लिए लोग थर्मस को भर के रखते हैं, कई लोग तो पूरे दिन ही पीते हैं। ठीक है ना? बताते हैं 120 ऑफ डिजीज, जो बीमारियां हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी अगर ये काम कर लिया तो। 120 डिजीज। ओके, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों होती है। तो इसमें एक्सटेंसिव इंटेंसिव जो है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बता दिया। वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड होती है, ठीक है ना, उसे एक्सटेंसिव कहते हैं। जो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं होती, इनडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट, उसे इंटेंसिव कहते हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए, ये एडिटिव होती है, ये एडिटिव नहीं होती, नॉन एडिटिव होती है। ठीक है ना? अच्छा, टाइप ऑफ प्रोसेस में कौन कौन सी? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। ठीक है, और इसके अलावा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और साइक्लिक, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। स्टेट फंक्शन भी खत्म कर दिया है। कल से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। और कईयों के दिमाग में इसकी भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहीं पे इसको क्लियर कर देता हूँ। जो कंफ्यूजन है क्या, कि U को कहते हैं एनर्जी, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है ये, और H को क्या कहते हैं? एंथैल्पी। और कई तो ये सोचते हैं अब तक कि दोनों एक ही तो बात है यार, फिर अलग अलग कैसे होगी? तो मैं बता देता हूँ एंथैल्पी किसे कहते हैं। एंथैल्पी होती है आपकी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कहते हैं एंथैल्पी। याद रखना, देखो ये भी हीट होती है, तो ये भी हीट है, एनर्जी भी हीट है, ये भी हीट है, बट इसमें फर्क क्या है? ये है आपकी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और तो मैं यहीं पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये क्या होता है? ये होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इतनी बात आप सीख गए तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ नया चीज गेन कर लिया। ये होती है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने तो ऐसे याद करी है, वॉल्यूम में V होता है तो V थोड़ा थोड़ा U जैसा होता है। अच्छा, H क्या होता है? ये होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है ना? तो दोनों ही हीट होती है, बट
कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से इसको कंसीडर किया जाता है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आसान भी लगी होगी। कोई भी किसी का कोई डाउट है वगैरह वगैरह मन में जो है वो पूछ सकते हो आप, उसका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। रेज योर हैंड फॉर द डाउट, भाई ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे आई, ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। यस नितेश बताइए। भैया अगर हमें एक जगह वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर दे दे तो वहां पर किसी सब्सटेंस की जो होगी वो स्टेट क्या होगी? उसकी क्या स्टेट जो आप बता रहे थे अभी। वॉल्यूम टेम्परेचर सिस्टम समझ में नहीं आया। जैसे कोई भी चीज है तो उसकी स्टेट और फंक्शन क्या मानेंगे हम कि वो फिलहाल उस किस स्टेट में। जैसे मान लो इस कंटेनर के अंदर इसका जो वॉल्यूम है ये 50 ml है। अब ये डिपेंड नहीं करता आपने इसका वॉल्यूम किस सिलेंडर से मेजर किया है, ये लैब के किसी सिलेंडर से मेजर किया है या फिर और कोई मेजरमेंट का तरीका था। स्टेट क्या है 50 ml, दैट्स इट। पाथ पे डिपेंड नहीं करती वो कैसे भी हो। टेम्परेचर इसका इतना है तो वो कैसे आया, तो पाथ पे डिपेंड नहीं होगा, स्टेट पे डिपेंड होगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? थर्मोडायनेमिक के जो न्यूमेरिकल है उस पे भी आप स्पेशल फोकस करना, क्योंकि 3 मार्क्स जो है वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड है इस चैप्टर के, और बाकी बचे हुए 3 मार्क्स हैं वो डेफिनेशन पे। ठीक है, अभी तो कल से हम ट्राई करेंगे आगे इसमें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो